हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका तथा विधायिका का ये लास्ट वीडियो होगा और इसमें इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद राज्य की विधायिका एवं कार्यपालिका को हम लोग देखेंगे। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, अल्प सूचना के प्रश्न कौन से कहलाते हैं? यानी अल्प सूचना का जो प्रश्न है किसे कहते हैं? वे प्रश्न जो जोखिम रूप में पूछे जाते हैं। वे प्रश्न जो, ध्यान दीजिएगा, मौखिक है। वे प्रश्न जो मौखिक रूप में पूछे जाते हैं और जिन्हें कम से कम 10 दिन पूर्व नोटिस देकर पूछा जाता है, ऐसे प्रश्नों को जो कहते हैं अल्प सूचना के प्रश्न कहते हैं। अल्प सूचना के प्रश्न, ध्यान देना है, वे प्रश्न जो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं और जिन्हें कम से कम 10 दिन पूर्व नोटिस देकर के पूछा जाता है, अल्प सूचना का प्रश्न कहलाता है। गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न किसे कहते हैं? तो मंत्री परिषद के सदस्यों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न जो है ये कहलाता है गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। अब जो है संसदीय समितियां जो है इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न इसमें है, संसद की अस्थाई समितियों में कौन सबसे बड़ी समिति है? ध्यान देना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि संसद की जो अस्थाई समितियां होती है उसमें कौन सबसे बड़ी समिति है? प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी समिति है। संसद की अस्थाई समितियों में सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि किस जो समिति है कौन सी जिसमें केवल लोकसभा से मेंबर आते हैं? तो प्राक्कलन समिति में आते हैं। अस्थाई समिति है और टोटल मेंबर 30 होते हैं। ये ध्यान रखना है तीनों चीज़ें। नेक्स्ट है, संसद की किस अस्थाई वित्तीय समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही सम्मिलित होते हैं, राज्यसभा से नहीं? तो यही है, संसद की किस अस्थाई वित्तीय समिति में। तो अस्थाई के साथ ये क्या है? वित्तीय समिति है और इसमें केवल लोकसभा से मेंबर आते हैं, राज्यसभा से नहीं। तो प्राक्कलन समिति है और इसमें टोटल मेंबर होते हैं 30 होते हैं। 30 ध्यान रखना है। प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? तो प्राक्कलन समिति का गठन जो है 1950 में जॉन मथाई के सिफारिश पे प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था। 1950 जॉन मथाई। तो प्राक्कलन 50 जॉन मथाई, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सारे जो भी टॉपिकार है उसका एक एक चीज़ आपको क्लियर हो रहा है। यहाँ तक कि यदि आप बीपीएससी का भी एग्ज़ाम देंगे तो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। अभी हाल फिलहाल में हुआ है, आप लोग इससे मिला करके देख सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका जो सीरीज है चल रहा है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिए, आपका एक भी प्रश्न जो है मिस नहीं होगा। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। किस समिति को सतत किफ़ायत समिति के रूप में वर्णित किया जाता है? तो कौन सी समिति है जिसको सतत किफ़ायत यानी मितव्ययिता समिति के रूप में वर्णित किया गया है? तो प्राक्कलन समिति 1950 में आया था जॉन मथाई की सिफारिश पे, ये भी ध्यान रखना है। सरकारी अपव्यय रोकने के लिए नियमों की सिफारिश तथा प्रशासनिक सुधार प्रभावी बनाए जाने हेतु प्रतिवेदन देने का कार्य कौन सी समिति करती है? तो प्राक्कलन समिति करती है। सरकारी अपव्यय को रोकने के लिए नियमों की सिफारिश तथा प्रशासनिक सुधार प्रभावी बनाए जाने हेतु प्रतिवेदन देने का कार्य करते हैं प्राक्कलन समिति। किस अधिनियम के अंतर्गत लोक लेखा समिति का गठन हुआ था? इम्पोर्टेंट है, लोक लेखा समिति जो है इसका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919, इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं और इसी के तहत जो है लोक लेखा समिति का गठन हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किसका गठन हुआ था? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति कब अस्तित्व में आई थी? तो लोक लेखा समिति का गठन तो 1919 के तहत की गई थी, लेकिन अस्तित्व में आया है 2 साल के बाद यानी 1921 में। अगला है, वर्तमान में लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति जो 1921 में गठित हुआ, नहीं गठित तो हो गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम से, और ये जो है अस्तित्व में आया 1921 में। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं और इस 22 में जो है 15 लोकसभा से, 7 जो मेंबर आते हैं राज्यसभा से। अस्थाई समितियों का गठन कितने समय अंतराल में किया जाता है? तो अस्थाई जो समिति है प्रत्येक वर्ष यानी प्रति वर्ष इसका गठन किया जाता है।
अगला है सार्वजनिक उद्यम समिति में कितने सदस्य शामिल होते हैं। जो सार्वजनिक उद्यम के समिति होते हैं उसमें टोटल मेंबर 22 होते हैं, जैसे लोक लेखा में 22 होते हैं, इसी प्रकार सार्वजनिक उद्यम समिति में कितने सदस्य शामिल हैं, 22 है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। विभागीय समिति, विभागीय अस्थाई समितियों का गठन किसकी अनुशंसा से हुआ था। तो जो विभागीय अस्थाई समिति है इसका गठन किसकी अनुशंसा से, लोकसभा की नियम समिति। तो ध्यान देना है कि विभागीय अस्थाई समितियों का गठन जो है किसकी अनुशंसा पे, लोकसभा की नियम समिति की अनुशंसा पे। विभागीय अस्थाई समितियों की संख्या कितनी है, टोटल 24 है। विभागीय जो अस्थाई समिति है इसका संख्या है टोटल 24। नेक्स्ट है, इसमें 24 में जो है 8 राज्यसभा से और 16 जो है आपको लोकसभा से देखने को मिलेगा। अगला है भारत सरकार द्वारा राज्य भविष्य निधि के अधीन प्राप्त धन को कहाँ जमा किया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा जो राज्य भविष्य निधि के अधीन प्राप्त धन है इसको लोक लेखा में जमा किया जाता है। नेक्स्ट है उस विधेयक को क्या कहते हैं जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत की जाने वाली सभी मांगे तथा संचित निधि प्रभार शामिल होते हैं। तो इसको कहते हैं विनियोग विधेयक और अनुच्छेद 114 में जो है इसका चर्चा किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। तो उस विधेयक को क्या कहते हैं जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत की जाने वाली सभी मांगे तथा संचित निधि प्रभार शामिल होते हैं, इसको कहते हैं विनियोग विधेयक। किसके प्रभावकारी वित्तीय नियंत्रण के लिए रूल ऑफ लैप्स आवश्यक है। तो किसके प्रभावकारी वित्तीय नियंत्रण के लिए रूल ऑफ लैप्स आवश्यक है। तो संसद के प्रभावकारी वित्तीय नियंत्रण के लिए रूल ऑफ लैप्स ये जो है आवश्यक है। रूल ऑफ लैप्स किसके लिए आवश्यक है, संसद के लिए। नेक्स्ट है विभाग संबंधित संसदीय अस्थायी समितियों की व्यवस्था हेतु लोकसभा नियमों में कब संशोधन किया गया था। तो ये 1989 में किया गया था। विभाग संबंधित संसदीय अस्थायी समितियों की व्यवस्था हेतु लोकसभा नियमों में कब संशोधन किया गया था, 1989 में। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज में। यहाँ ध्यान देना आपको, सरकारी व्ययों से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच किस समिति द्वारा किया जाता है। तो नियंत्रक जो कैग होते हैं उसके रिपोर्ट को जांच किया जाता है लोक लेखा समिति के द्वारा, लोक लेखा समिति के द्वारा। लोक लेखा समिति को किस समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति को जो है प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति 1950 में जॉन मथाई के जो है सिफारिश पे आया था। लोक लेखा समिति के सदस्यों का कितना कार्यकाल होता है। तो लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, क्योंकि प्रति वर्ष इसका गठन किया जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को किसे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को किसे एवं कौन नियुक्त करता है। ध्यान देना, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं इसको कौन नियुक्त करता है। तो लोकसभा के विपक्ष दल के सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को किसे एवं कौन नियुक्त करता है। यानी जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं लोकसभा में विपक्ष दल के सदस्य में से होते हैं और उसको नियुक्त करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष विपक्ष दल के सदस्य होते हैं और उसको नियुक्त करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। सबसे पुरानी अस्थाई समिति कौन सी है। तो सबसे पुरानी है लोक लेखा समिति, 1921 में गठित हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है, लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला है अस्थाई वित्तीय समितियों की अनुशंसाएं किस प्रकार की होती है। जो अस्थाई वित्तीय समिति है इनकी जो अनुशंसाएं हैं किस प्रकार की होती है। तो परामर्शी होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, परामर्शी इसका अनुशंसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस समिति द्वारा व्यय में तकनीकी अनियमितता की जांच तथा विभिन्न लेखा की जांच की जाती है। तो लोक लेखा समिति जो है इसके द्वारा
जो है तकनीकी अनियमितता की जांच तथा विभिन्न लेखा की जांच की जाती है लोक लेखा समिति के द्वारा। सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन कब हुआ था? तो सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन है 1964 में। 1964 ध्यान रखना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है उसका भी स्थापना 1964 में किया गया था और यहाँ पे सार्वजनिक उद्यम समिति है इसका गठन हुआ था 1964 में। सार्वजनिक उद्यम समिति की स्थापना किसकी सिफारिश से हुई थी? तो कृष्ण मेनन समिति। सार्वजनिक उद्यम समिति की स्थापना किसकी सिफारिश से हुई थी? कृष्ण मेनन समिति। ध्यान ऐसे रखना है, कृष्ण जो है ये कृष्ण क्या है? भगवान है मान लीजिए, तो ये भगवान है तो ये सभी के लिए सार्वजनिक रूप से है। तो सार्वजनिक उद्यम समिति का स्थापना कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पे 1964 में की गई थी। लेख अनुदान का अर्थ क्या होता है? तो लेख अनुदान का अर्थ यहाँ पे ध्यान से समझिए, यदि निर्धारित समय पर बजट पारित नहीं हुआ तो व्यय करने के लिए संसद द्वारा किसी भी अनुदान की अग्रिम स्वीकृति, यानी बजट जिस समय पारित होना चाहिए उस समय यदि बजट पारित नहीं होता है तो बजट क्या है? बजट जो है जो भी खर्च किया जाता है किसी भी योजना पे उसके लिए उसमें जो है राशि आवंटित होती है। तो बजट यदि नहीं आता है तो फिर राशि तो मिलेगा नहीं। तो उसी के लिए कहा गया है कि निर्धारित समय पर बजट पारित नहीं हुआ तो व्यय करने के लिए संसद द्वारा किसी भी अनुदान की अग्रिम स्वीकृति, यानी जो खर्च करने के लिए होगा अग्रिम स्वीकृति दिया जाएगा, इसी को कहते हैं लेखा अनुदान। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान के पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था? तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान के पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था? अटल बिहारी वाजपेयी। यानी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के समय में संविधान के पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था। ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था। लोक लेखा समिति किसकी परीक्षण करती है? तो विनियोजित लेखा की। जो लोक लेखा समिति है ये किसका परीक्षण करती है? तो ये विनियोजित लेखा की। अगला है, लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है? लोकसभा जो सचिवालय है ये किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, संसद के स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? जो संसद के स्थगन प्रस्ताव है इसका उद्देश्य है लोक महत्व के प्रश्न पर नियमित कार्रवाई स्थगित करना। संसद के जो स्थगन प्रस्ताव है इसका उद्देश्य क्या है? लोक महत्व के प्रश्न पर नियमित कार्यवाही स्थगित करना, ये ध्यान देना है। अस्थाई वित्तीय समिति कितनी प्रकार की होती है? जो अस्थाई वित्तीय समिति होती है 3 प्रकार की होती है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। इसमें सबसे बड़ी समिति है आपको यही है प्राक्कलन समिति। इसमें 30 मेंबर होते हैं केवल लोकसभा से। लोक लेखा समिति जो है ये 1921 में गठित हुआ था 1919 के अधिनियम से, और ये प्राक्कलन समिति 1950 में जॉन मथाई के ये सिफारिश पे। अगला ये जो है लोक उपक्रम समिति, तो ये लोक 3 जो है आपका अस्थाई समिति है, वित्तीय अस्थाई समिति है, तो ये ध्यान रखना है। तीनों का नाम प्राक्कलन, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति में संसद के दोनों सदनों से सदस्य सम्मिलित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति में कहाँ के सदस्य भाग लेते हैं? केवल लोकसभा से। यानी इस तीनों में जो है लोक लेखा समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से सदस्य आते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा सदस्य आते हैं और सदस्यों की संख्या 30 होते हैं। अगला है, संसद के दोनों सदनों में सरकारी कार्यों को समन्वित करने व तत्संबंधी व्यवस्था का कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो संसद के दोनों सदनों में सरकारी कार्यों को समन्वित करने व तत्संबंधी व्यवस्था का कार्यभार किसे सौंपा गया है? संसदीय कार्य मंत्रालय को। अगला है, कौन संसद सदस्यों को भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित समितियों, बोर्डों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों में संसद सदस्यों की नियुक्ति करने का कार्य करता है? तो संसदीय कार्य मंत्रालय। ध्यान देना है, ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है कि कौन जो है संसद सदस्यों को भारत सरकार द्वारा गठित
गठित विभिन्न मंत्रालयों, यानी भारत सरकार जो विभिन्न मंत्रालय को गठित करते हैं उसमें स्थापित समितियों, बोर्डों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों में संसद सदस्यों की नियुक्ति करने का कार्य कौन करता है? तो ये कार्य करते हैं संसदीय कार्य मंत्रालय। तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगले पेज में चलेंगे। अगला प्रश्न है, संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को संसद के दोनों सदनों से किस अनुपात में लिया जाता है? जो संसद के अस्थायी समिति होते हैं उसमें सदस्यों को संसद के दोनों सदनों से किस अनुपात में लिया जाता है? लोकसभा से 2, राज्यसभा से 1 के अनुपात में, यानी 2:1 के अनुपात में जो इसको लिया जाता है, 2:1। क्योंकि आप लोक लेखा समिति में 22 मेंबर हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे कि 15 जो है लोकसभा से हैं और 7 जो है राज्यसभा से हैं। इसको काटने के बाद लगभग 2:1 आ जाता है। तो किस अनुपात में लेते हैं? 2:1, लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों को किस अस्थायी समिति में संबद्ध नहीं किया जाता है? तो इसको कहते हैं एस्टीमेट्स कमेटी। एस्टीमेट्स यानी प्राक्कलन समिति में केवल 30 मेंबर आते हैं जो लोकसभा के होते हैं। तो प्राक्कलन समिति, इसी का नाम है एस्टीमेट समिति। 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पे इसका लाया गया था। अगला है, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि संसदीय कार्य मंत्रालय ही करते हैं। अगला है, संसद के संदर्भ में कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनिमय, नियम, उपनियम आदि बनाने की शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त है अथवा सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका प्रयोग कार्यपालिका द्वारा नियमानुसार हो रहा है? तो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, जो उसके अधीनस्थ विधान समिति होते हैं वहीं ये तय करते हैं। अगला है, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो दूरसंचार है, बीमा है, विद्युत आदि जैसे स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तदर्थ समितियों या संसदीय विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों द्वारा। अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति में टोटल 15 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा के जो नियम समिति है इसके अध्यक्ष होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। अगला है, कार्य मंत्रणा समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? कार्य मंत्रणा समिति का गठन जो है संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, संसदीय अस्थायी समितियां। जो संसद के अस्थायी समितियां हैं कौन कौन है? तो इसमें वित्त समितियां में लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उपकरण समिति है। उसके बाद है विभागीय अस्थायी समितियां, और इसमें जो है टोटल 24 सदस्य होते हैं। जांच समितियां, ये भी है संसदीय अस्थायी समितियां। तो इसमें वित्तीय समितियां में लोक लेखा, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, विभागीय अस्थायी समितियां, जांच समितियां। अब जो है ये जांच समितियां भी इसी में आएगा। अब यहाँ ध्यान देना, याचिका समिति कौन कौन से हैं? विशेषाधिकार समिति, आचार समिति, परीक्षण एवं नियंत्रण समितियां में आएंगे। सरकारी आश्वासन समिति, अधीनस्थ विधायन समिति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति। तो ये सब परीक्षण एवं नियंत्रण समितियां हैं, ये ध्यान रखना है। महिला सशक्तिकरण समिति, लोक लाभ के पद के लिए गठित संयुक्त समिति। तो ये सब परीक्षण एवं नियंत्रण समितियां हैं। सदन के देनादीन कार्यों संबंधी समितियां जो है दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए, तो कार्य सलाहकार समिति, सदस्यों के निजी विधेयकों एवं संकल्पों के लिए गठित समिति, विनियम समिति, सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित समिति। अब जो है सेवा समिति में समान प्रायोजन समिति, सदन समिति, पुस्तकालय समिति, ये सब क्या है? सेवा वाला है। तदर्थ समितियां में जो है परवर, संयुक्त और किसी विशिष्ट मामलों की जांच। तो वो आपको जो है ऊपर वाले 3 जो है अस्थायी वित्तीय समिति ध्यान रखना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्रश्न है परवर समिति में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो परवर समिति में जो है अधिकतम सदस्य होते हैं 30।
परवर में कितने होते हैं? 30 होते हैं। और संयुक्त परवर समिति में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 45। संयुक्त परवर में 45 होते हैं। परवर में 30, संयुक्त परवर में 45। परवर समिति को अपनी रिपोर्ट सामान्यतः कितने दिनों में देनी पड़ती है? तो परवर समिति को अपनी रिपोर्ट जो है सामान्यतः 3 माह में देनी होती है। परवर समिति में 30, संयुक्त परवर समिति में 45। परवर समिति अपनी रिपोर्ट अधिकतम 3 माह के अंदर में देंगे। सर्वप्रथम जांच समिति का गठन कब किया गया था? तो सर्वप्रथम जो है जांच कमेटी का गठन 1951 में किया गया था। अगला है, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, जिसे कहते हैं प्रश्नोत्तर घंटा, प्रश्नोत्तर काल। ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन है? तो ये कॉमन सभा। ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय, यानी निम्न है, लोकप्रिय है, प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? तो ये कॉमन सभा इसको कहा जाता है। विभागीय समितियों के गठन की सिफारिश किसने की थी? जो विभागीय समिति होती है इसके गठन की सिफारिश नियम समिति ने 1989 में किया था। विभागीय समितियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? इसका टोटल 24 है। नियम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? 15 लोकसभा में तथा 16 राज्यसभा में। जो नियम समिति है उसमें 15 लोकसभा में, राज्यसभा में 16 होते हैं नियम समिति में। अगला है, संसद के दोनों सदनों में याचिका समिति में कितने सदस्य होते हैं? याचिका समिति में लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु गठित संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था? तो PC चाको। तो एक 2G स्पेक्ट्रम घोटाले हुआ था और काफ़ी चर्चा रहा था उस समय में, तो इसको जांचने के लिए PC चाको समिति का गठन किया गया था, PC चाको। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते किस अधिनियम के तहत निर्धारित किए गए हैं? तो संसद के जो सदस्य होते हैं उसके वेतन भत्ता अधिनियम 1954 के तहत निर्धारित है, 1954। त्रिशंकु संसद का क्या तात्पर्य है? संसद में किसी दल का बहुमत नहीं होना। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था? पॉल एप्पलबी जो है, इन्होंने सुझाव दिया था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करना चाहिए। अब है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित सभी प्रश्नों को देखते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 148 के तहत। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो अपनी रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को सौंपता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये संविधान के द्वारा किया गया है, क्योंकि 148 में चर्चा किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाएगा वही हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान रीति से। जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते उसी रीति से जो है इसको भी हटाया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन संसद की लोक लेखा की बैठकों में उपस्थित रहता है? जो लोक लेखा की बैठकें होती है उसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उपस्थित रहता है। कैग का एक मित्र एवं मार्गदर्शक कौन होता है? तो कैग का जो एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति। ध्यान रखना है, लोक लेखा समिति। संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 149, अनुच्छेद है 149। इसमें लोक लेखा जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो इसका जो कर्तव्य है 149 में दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है, संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? तो कर्तव्य ध्यान से आपको पढ़ के बनाना है। कर्तव्य जब रहेगा तो 149 होगा। किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? 1976 में। ये ध्यान रखना है कि किस वर्ष अकाउंटिंग को
ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया 1976 में। कौन सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कौन कौन से कर्तव्य हैं? तो भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना तथा उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। यानी कैग जो है उनके कार्य कर्तव्य क्या है? तो भारत की जो संचित निधि है उससे होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये ध्यान रखना है। और दूसरा काम है आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाली सभी व्ययों की लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ये 3 कार्य ध्यान रखना है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षण करना तथा उनके संबंध में जो है प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है अस्थाई समितियों का गठन कितने समय अंतराल में किया जाता है? तो ये अस्थाई समिति प्रति वर्ष इसका गठन किया जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं कौन कौन रह चुके हैं, ये ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न में आ सकता है कौन निम्नलिखित में से ऐसे हैं जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नहीं रहे हैं। तो नाम आपको ध्यान से सुनना है। तो भारत के प्रथम जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव है, ये तो डायरेक्ट पूछा जाता है। वी नरहरि राव 1948 से 1954 148 अनुच्छेद में चर्चा है और कर्तव्य जो है 149 में है, इस तरह से ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा जो है कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दूसरे नंबर के हैं ए.के. चंदा। तो ये पैसा से जुड़े हैं तो ध्यान रख लीजिए, चंदा लगाते हैं। तो वी नरहरि राव, ए.के. चंदा, ए.के. राय। तीसरा है ए.के. राय, ए.के. राय ऐसे आता है RAY, ऐसे ध्यान रखना है। तो ए.के. राय 1 2 3, तो ए.के. राय हो गया। उसके बाद एस रंगनाथन, एन बख्शी, ए बख्शी। तो नरहरि, ए.के. चंदा, ए.के. राय, एस रंगनाथन, ए बख्शी। ज्ञान प्रकाश जो है ये 6ठे नंबर के थे। ज्ञान प्रकाश नंबर नहीं पूछा जाता है, केवल नाम पूछा जाता है कभी कभी। TN चतुर्वेदी जो है ये भी रह चुके हैं। CG सोमैया ये भी रह चुके हैं। VK सुंगलू भी रह चुके हैं। VN कौल यानी TN चतुर्वेदी, CG सोमैया, VK सुंगलू, VN कौल, विनोद राय ये भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक रह चुके हैं। शशिकांत शर्मा ये भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रह चुके हैं। राजीव महर्षि, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, राजीव महर्षि और गिरीश चंद्र मुर्मू। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको संघ की कार्यपालिका ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे राज्य की कार्यपालिका तथा विधायिका, और इसके लिए जो है अब नया पार्ट 1 से शुरू करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग देखते रहिएगा। और साथ में अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सप्ताह में जो है आपको एक दिन जो है इधर ये ज्योग्राफी को शुरू करेंगे और लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे की एक वीडियो होगी और उसको जो है कंप्लीट कर लेंगे ज्योग्राफी को। तो आप लोग देखते रहिए, जो है हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम से पहले ही कंप्लीट करवाएंगे। सभी लोगों को धन्यवाद।